नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के स्पेशल करंट अपडेट में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करेंगे बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख खबरों के बारे में, कुछ प्रश्नों के माध्यम से और उन प्रश्नों के जवाबों के माध्यम से। ये वो सवाल हैं, या कह सकते हैं ये सवालों में छुपे वो टॉपिक हैं जो इस सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण थे, यानी कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, लेकिन करंट अफेयर के टॉपिक्स वही रहते हैं और उन टॉपिक में जो बातें जाननी जरूरी हैं ये वही टॉपिक हैं। तो चलिए हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे इस सवाल के साथ कि शेरोन क्या है? बृहस्पति का चंद्रमा, शनि का चंद्रमा, मंगल का चंद्रमा या फिर प्लूटो का चंद्रमा? सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब है प्लूटो का चंद्रमा। प्लूटो का सबसे बड़ा जो चंद्रमा है वो है शेरोन। अब शेरोन जो है प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है और प्लूटो के 5 चंद्रमा है, जिसमें से शेरोन ऐसा है प्लूटो से लगभग आधे साइज का है, मतलब ठीक ठाक बड़ा है, लेकिन प्लूटो का साइज भी बहुत बड़ा नहीं है। अब बात की जाए, इसी वजह से प्लूटो को आज की डेट में हम बौने ग्रह के रूप में जानते हैं। एक समय ऐसा आया था 1930 में, अमेरिकी खगोल शास्त्री क्लाइड टॉमबॉग ने इसको जब खोजा तो उसके बाद इसकी पहचान एक 9वें ग्रह के रूप में बनी। लेकिन 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने क्या किया, जो नए मानक तैयार किए उन मानकों पर यह ग्रह के रूप में खरा नहीं उतरा और इसे बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तो अभी यह कौन सा ग्रह है? बौना ग्रह है। सूर्य का चक्कर लगाने में इसे 248 साल लग जाते हैं। जो हमारी पृथ्वी में एक साल 365 दिन का होता है, इस तरह के 248 साल लग जाते हैं। अब बात की जाए इसके जो 5 चंद्रमा हैं उसमें से शेरोन सबसे बड़ा है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले सवाल पर कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह अक्टूबर में कब से कब तक मनाया जाएगा? तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर के दौरान मनाया जा रहा है। और इस विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की खास बात यह है कि ये 4 और 10 अक्टूबर का अपना एक महत्व है। अगर आप 4 अक्टूबर को देखें तो 4 अक्टूबर 1957 को पहला जो कृत्रिम उपग्रह इस दुनिया का था, सोवियत संघ का, वह था स्पुतनिक, जिसका प्रक्षेपण किया गया था। तो अंतरिक्ष में पहुंच की तरफ एक बड़ा कदम था 4 अक्टूबर का। और 10 अक्टूबर एक ऐसी तारीख है 1967 की जब बाह्य अंतरिक्ष संधि हुई, यानी कि अंतरिक्ष में लोग एक दूसरे के साथ युद्ध न करें, मतलब कि देश जो हैं वो आपस में एक दूसरे से युद्ध न करें, बल्कि उस अंतरिक्ष का उपयोग शांतिपूर्ण तरीके से करें। वहां पे चाहे कोई भी अपना उपग्रह भेजे, ऐसा नहीं कि कोई किसी को नष्ट करने लग जाए। तो इस पर एक संधि हुई थी 1967 को। अब ये 10 अक्टूबर की संधि, ये 4 अक्टूबर की एक उपलब्धि। साल अलग अलग थे, लेकिन इन्हीं 4 और 10 को बीच में आप देखिए तो ये जो 7 दिन बनते हैं, इसी से हमारा एक सप्ताह बन गया और सप्ताह का नाम है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। और अब बात की जाए इसकी थीम की, तो अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन, यानी कि एक तरफ क्लाइमेट चेंज जो बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है, और उस क्लाइमेट चेंज को आज अंतरिक्ष से हम सैटेलाइट से एक अलग तरीके से जो देखते हैं उसको जोड़ दिया है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? अभी हाल ही में जो घटना घटी है कि इजराइल और ईरान के बीच में तनाव की स्थिति बढ़ गई है, और इस तनाव की बढ़ती स्थिति में इटली की जो प्रमुख हैं मेलोनी, उन्होंने एक बैठक बुलाई G7 देशों की, जिसकी वजह से G7 चर्चा में है। अब बात यह आती है कि G7 आखिर जो चर्चा में है तो इसमें है कौन कौन से देश, तो हमें यह अपने आप पता चल जाएगा कौन से नहीं है। तो देखिए जो देश हैं इसमें से, उसमें है अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम। अब यहां पे जो विकल्प दिया गया है उसमें से चीन ऐसा देश है जो G7 का पार्ट नहीं है। अब देखा जाए तो रूस भी नहीं है। तो यहां पे देखा जाए तो वैसे तो 2 होंगे, तो यहां पे हमें विकल्प बदलना होगा। रूस और चीन दोनों ही नहीं है। तो सही जवाब जो होगा वो यहां पर रूस और चीन दोनों के संदर्भ में सही है, क्योंकि यहां पे आप ये देखिए जो G7 की बात हो रही है, जब एक समय पे ये G8 था तब उसमें रूस था, लेकिन आज की डेट में नहीं है। दरअसल 1975 में G6 के रूप में 6 देश जुड़े। उन G6 में देश कौन कौन से थे? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम में एक देश नहीं था, वो था कनाडा, बाकी सारे थे। तो ये थे G6 एक तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगले साल इसमें एक देश और कनाडा जुड़ जाता है, G7 बन जाता है। और उसके बाद 1997 में क्या होता है? रूस जो है
उसके बारे में आप ये बात समझिए कि रूस भी इसका पार्ट बनता है और G8 बन जाते हैं। लेकिन क्रीमिया पर रूस युद्ध कर एक तरह से देखें तो हमला करता है जब 2014 में, तो फिर वह अलग हो जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है, तो फिर से यह G7 हो जाता है। तो ये पता रहे आया क्यों था यह अस्तित्व में G7। 1973 में तेल संकट हुआ था, जिसकी वजह से आर्थिक संकट दुनिया में हो गया और उसके बाद इसकी स्थापना होती है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल का जवाब मतलब यहां पे ये स्पष्ट समझ लीजिए कि यहां पे रूस और चीन दोनों ही आज की डेट में G7 में नहीं है। तो जवाब ना तो सी हम कह सकते हैं ना डी कह सकते हैं, इसके सी और डी दोनों ही इसमें जवाब में शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रिंग ऑफ फायर की घटना क्या है? चक्रवात, जलवायु परिवर्तन, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। तो यहां पे रिंग ऑफ फायर की घटना क्या है इसको समझिए। रिंग ऑफ फायर की घटना जो है वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है सूर्य ग्रहण से। सूर्य पर ग्रहण लगेगा मतलब कि यहां पे सूर्य है, यहां पे चंद्रमा आ गया और यहां पे पृथ्वी है। तो अब इसकी रोशनी जो है वो ढंग से आ नहीं पा रही है, सूर्य की ढक गया है कि सूर्य की रोशनी चंद्रमा से। तो ऐसी स्थिति में यह जो है इसका बाहरी आवरण जो है, जैसे कि मान लीजिए ये है चंद्रमा और इसके पीछे है सूर्य, तो ये इतना हिस्सा तो ढक गया है, इतना ब्लैक हो गया है, सिर्फ बाहरी आवरण ये वाला दिख रहा है, यही चमक रहा है एक रिंग की तरह। तो इसी को क्या कहा गया है? रिंग ऑफ फायर। तो संबंध इसका सूर्य ग्रहण से है, अभी हाल ही में सूर्य ग्रहण पड़ा था, तो यह रिंग ऑफ फायर कहा गया। ठीक है, तो यह दक्षिणी गोलार्ध में था, इसी वजह से यह दिखाई नहीं दिया उत्तरी गोलार्ध में, चूंकि भारत देश है। लेकिन एक रिंग ऑफ फायर और है, वो रिंग ऑफ फायर ये है। अब ये क्या है? पैसिफिक ओशियन में है। और यह रिंग ऑफ फायर क्या है? यह अपने आप में सक्रिय ज्वालामुखी का एक क्षेत्र है। ये पैसिफिक बेल्ट में है, जिसे रिंग ऑफ फायर, प्रशांत रिम या सरकम पैसिफिक बेल्ट कहा जाता है। अब देखा जाए तो यहां पे दुनिया के 75% जो ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं इसी क्षेत्र में होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व का यह हिस्सा है, फिर उसके बाद हम साउथ ईस्ट चाइना में गए, फिर साउथ ईस्ट एशिया में गए, फिर उसके बाद एशिया के थोड़ा पूर्व में जाए, फिर उसके बाद देखिए पश्चिम में हम पहुंचते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी अमेरिका, फिर मध्य अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में। तो ये पूरा का पूरा एक रिंग की तरह है और यहाँ पे दुनिया की 90% की भूकंपीय घटनाएं और 75% से अधिक ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं। इसी वजह से इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो ये वाला रिंग ऑफ फायर अलग है और वो वाला अलग है, लेकिन है दोनों क्या? रिंग ऑफ फायर। अब जब कंपनियां अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी कम बताती हैं या रणनीतिक रूप से छिपाते हैं तो यह कहलाता है ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन हशिंग, ग्रीन मिसिंग या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? सही जवाब है इसमें से ग्रीन हशिंग। जब कंपनियां अपनी पर्यावरण की उपलब्धियों को छिपाने लग जाती हैं तो उससे होता यह है, उन उपलब्धियों को छुपाने से उनके ऊपर आगे चल के प्रेशर नहीं बनता कि आपने जो उपलब्धि हासिल की है उस उपलब्धि को आप बढ़ाइए। दूसरी बात, जिस उपलब्धि पर वो चर्चा कर देंगी तो उसके लिए उन्हें मार्केटिंग करनी पड़ेगी, खर्च करना पड़ेगा, तो उस खर्च से भी वो बच जाती हैं। और तीसरी बात यह है कि जिस मुद्दे पर वो बताएंगी वो कुछ काम कर रही हैं, बेहतर कर रही हैं, फिर उस पर मीडिया की नजर जाएगी, मीडिया उस पर नजर लगाएगा। और ऐसे में जब मीडिया का कैमरा उस दिशा में होगा तो अगर कहीं भी कुछ भी कमी मिलती है तो आलोचना भी होगी उस ब्रांड की। तो उस ब्रांड की आलोचना ना हो इसलिए भी वह उस मामले में ज्यादा कभी विस्तार से कभी बात नहीं करती, नहीं जाहिर करती है। तो इसे ग्रीन हशिंग कहते हैं। और ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? ग्रीन वॉशिंग ये होता है कि मान लीजिए किसी ने पर्यावरण के लिए कुछ बेहतर कार्य किया नहीं है, लेकिन वो कहे कि हम अपना जो उत्पाद बनाते हैं हम उसमें ऐसे ईंधन का उपयोग करते हैं जिससे कि ज्यादा कार्बन उत्सर्जन ना हो, तो वह झूठ बोल रहा है, इस बात की मार्केटिंग कर रहा है, झूठी मार्केटिंग कि हम पर्यावरण के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। कुछ लोग हैं इस बात से प्रभावित होते हैं कि चलो ये पर्यावरण के लिए कुछ बेहतर कर रहा है तो हम इसी का उत्पाद खरीदते हैं। तो उसने अपनी ऐसी ब्रांडिंग कर ली झूठ बोल के, तो उसको क्या बोला गया? ग्रीन वॉशिंग बोला गया। तो यहां पे इस सवाल का जवाब तो ग्रीन हशिंग है, लेकिन ग्रीन वॉशिंग भी आपको पता रहे। उसके बाद यही उसकी जानकारी है जो मैंने आपको बताई है। अब आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे मिल रहा है? वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में घोषणा हुई है कि मिलेगा किसे? मिथुन चक्रवर्ती को। अभी समारोह होने वाला है, हाल ही में कुछ दिन में शुरू हो जाएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का, उसी दौरान इन्हें मिलेगा। लेकिन घोषणा लगभग हो चुकी है, यह जानकारी तय हो चुकी है कि मिथुन चक्रवर्ती को मिलने वाला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 का मिलेगा 2024 में। अब बात की जाए, यह 54वां पुरस्कार है 2022 का। पहली बार 1969 में देविका रानी को मिला था, अभिनेत्री थी, और उसके बाद 2022 में 54वां है। अब देखिए इसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो दादा साहब फाल्के हैं कौन? धुंडी राज गोविंद फाल्के हैं। धुंडी राज गोविंद फाल्के ने बहुत पहले
1891 में एक फिल्म देखी थी लाइफ ऑफ क्राइस्ट, और लाइफ ऑफ क्राइस्ट को देखने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर क्राइस्ट की लाइफ को दिखाया जा सकता है तो कृष्ण की लाइफ को भी दिखाया जा सकता है, राम की लाइफ को भी दिखाया जा सकता है, हरिश्चंद्र की लाइफ को भी दिखाया जा सकता है, महान लोगों की लाइफ को दिखाया जा सकता है, महात्मा गांधी की लाइफ, मतलब जो भी महान, उस वक्त तो महात्मा गांधी थे नहीं, लेकिन जो महान लोग थे, तो ऐसी स्थिति में उस वक्त थे मतलब, पर वो महान बने नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में अब ये बात ये आती है कि राजा हरिश्चंद्र फिर वो बनाते हैं 1913 में। ये उनकी पहली फिल्म होती है और 2013 को भारतीय फिल्म के 100 साल फिर पूरे होते हैं। अब इन्हीं की उपलब्धि थी कि इन्होंने बहुत सारे अध्ययन किया, फिल्में बनाई और शुरुआत की फिल्म इंडस्ट्री की, तो इसी वजह से इनके नाम पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। पहला मैंने आपको बताया देविका रानी को दिया गया, और उसके बाद अब मिथुन चक्रवर्ती को जो दिया जा रहा है, इन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पहले भी मिल चुके हैं अभिनेता के रूप में। मृगया के लिए मिल चुका है, ठीक है, पहली फिल्म थी इनकी 1976 में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला था। फिर ताहा देर कथा 1992 में इन्हें मिला। फिर स्वामी विवेकानंद इनकी फिल्म थी 1998 में, उन्हें इसमें भी अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो इनकी उपलब्धियां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की हैं वो 3 पुरस्कारों की हैं, और अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अभ्यास काजिंद का संबंध किन 2 देशों से है? भारत पाकिस्तान, भारत कजाकिस्तान, भारत ओमान या भारत ताजिकिस्तान? सही जवाब क्या है? अभ्यास काजिंद का संबंध काजिंद से याद रखिएगा कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के बीच में है। सही जवाब क्या है? बी है। और यहां पे देख लीजिए, जो ये बी है, यह 8वां संस्करण है भारत और कजाकिस्तान के बीच का। शुरुआत इसकी 2016 में प्रबल दोस्ती के रूप में हुई थी, लेकिन 2018 में नाम बदल गया और क्या हो गया? काजिंद हो गया। तो प्रबल दोस्ती और काजिंद एक ही है, भारत का कजाकिस्तान के साथ है। और अभी यह आयोजन जो हो रहा है उत्तराखंड में हो रहा है, औली नाम की एक जगह है, जोशीमठ के पास में है, बहुत खूबसूरत जगह है, कभी नेट में सर्च करिएगा। जिसने देखा होगा सामने से उसको तो याद ही होगा, जैसे मैंने देखा है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, वह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में, और उन्हीं के जन्म के दिवस पर ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चूंकि महात्मा गांधी ही ऐसे व्यक्ति थे जो सत्य और अहिंसा की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे थे। महात्मा गांधी सिर्फ आजादी की लड़ाई का आंदोलन का नेतृत्व ही नहीं कर रहे थे, वो बहुत सारी विचारधाराओं को साथ में लेके चल रहे थे। जैसे कि जो दलित वर्ग है उसके लिए उनकी अपनी एक विचारधारा थी, शिक्षा को लेकर के उनकी अपनी एक विचारधारा थी, रोजगार को लेकर के उनकी अपनी एक अलग विचारधारा थी, यहां तक कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो। आज हम देखते हैं जो हम कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन की जो विचारधारा थी, जो हमारे भारत में संविधान में आज जुड़ी हुई दिखाई देती है, उसके पीछे महात्मा गांधी जी की विचारधारा का असर है। इसी वजह से उसे हम गांधीवादी विचारधारा कहते हैं। तो महात्मा गांधी अपने आप में एक विचारधारा भी है, उनकी विचार से उनकी विचारधारा समझ में आती है। तो यहां पर उनकी अहिंसा की विचारधारा से उनका एक दिवस मनाया जाता है दुनिया भर में। वह दिवस का नाम क्या है? उनके जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो मुख्य बातें अलग से भी हैं, बहुत बेसिक बातें हैं कि जन्म कब हुआ, कहां हुआ। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को। इनकी जो माता थी पुतलीबाई थी, पिता करमचंद गांधी, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। 13 वर्ष की उम्र में विवाह होता है। उसके बाद ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने इंग्लैंड जाते हैं, फिर वहां से वो लौट के आते हैं, फिर उसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। वहां पे वो देखते हैं कि भेदभाव होता है भारतीयों के साथ, काले गोरे का अलग अलग किस्म का भेदभाव है। उस भेदभाव के खिलाफ एक सामाजिक जो हक है, एक हक होना चाहिए, उस हक की लड़ाई लड़ते हैं। और उस हक की लड़ाई के क्रम में फिर उसके बाद 1915 में जब एक बार के लिए वो भारत आते हैं, और उसके बाद फिर प्रवासी भारतीय दिवस जिस तारीख को आए थे वहां से मनाना तो हम अभी हाल में शुरू किए हैं कुछ वर्षों में, लेकिन वो तारीख महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक व्यक्ति था जो बाहर सेटल था और उसके बाद उसकी स्थिति ठीक थी, लेकिन फिर वो भारत आता है और भारत के लिए कुछ करता है। और उसके बाद वो भारत के लिए चंपारण आंदोलन एक प्रमुख आंदोलन था, 1917 का असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में, फिर दांडी यानी कि आंदोलन था, दांडी मार्च बोलते हैं, नमक सत्याग्रह 1930, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942, और फिर उसके बाद 1948 में उनका देहावसान हो जाता है। उनकी एक रचना है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी के स्वतंत्रता और स्वराज की अवधारणा को लेकर के कुछ विचार हैं। इन विचारों को विद्यार्थियों को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में निबंध का पेपर देंगे तो वहां पे ये विचार महात्मा गांधी की किसी विचारधारा से जुड़े हुए निबंध पर आपको लिखने में बहुत मदद करेंगे। या जिनके भी मेंस में एथिक्स का खंड है, उस एथिक्स के खंड में भी यहां पर यह किताब बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए,
विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 26, 27, 28 या 29? किस दिवस को मनाया जाता है? यह हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है, 1980 से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन हम विश्व पर्यटन दिवस की बात कर रहे हैं। इस बार की थीम है टूरिज्म एंड पीस। चलिए, अब उसके बाद असम समझौता कब हुआ था, यह महत्वपूर्ण जानकारी है। असम समझौता 78, 79, 85 या 90? वर्ष 1985 में हुआ था असम समझौता जो हुआ था। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। देखिए, जब पाकिस्तान दो हिस्सों में था, बांग्लादेश नहीं बना था, तो बहुत सारे लोग, जैसे कि आजादी की लड़ाई पूर्वी पाकिस्तान की तरफ चल रही थी जो आज बांग्लादेश है, तो वहां पे कई हिंसक कार्रवाई हो रही थी पाकिस्तान की सेना की तरफ से, जिससे कि कई लोग बांग्लादेश यानी कि उस पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में आ रहे थे, तो कई लोग असम में आ गए। तो उसके बाद क्या होता है कि बाद में ये लोग आजाद हो गया, जब बांग्लादेश स्वयं में एक देश बन गया, पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश के रूप में स्थापित हो गया, तो कुछ तो लोग तो लौट गए वापस, लेकिन कुछ लोग नहीं लौटे। इनफैक्ट कुछ लोग बाद में भी आते रहे असम में। तो ऐसी स्थिति में मांग उठने लगी कि जो बांग्लादेशी हैं अवैध रूप से असम में आ रहे हैं, इससे वहां के जो असम के संसाधन है उस पर प्रभाव पड़ेगा, उन संसाधनों पर वो भी हक जमाएंगे। तो ऐसे में कुछ प्रावधान होने चाहिए, और इसी के लिए एक लड़ाई शुरू होती है 1978 के आसपास से, जहां पर एक आंदोलन जब शुरू होता है, उस आंदोलन का नेतृत्व आता है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद। तो ये दोनों नेतृत्व करते हैं असम के लिए, असम के निवासियों के लिए, उनके हक के लिए, उनके संसाधन के लिए, और बाद में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, और अंततः इस पर एक समझौता होता है 1985 में 15 अगस्त को। और यह जो समझौता हुआ था वह राज्य सरकार के साथ नहीं, केंद्र सरकार के साथ जो आंदोलनकारी थे उनके बीच समझौता हुआ। और समझौता जब हो गया तो उसमें यह बात स्पष्ट कर दी गई कि अब चुनाव कराए जाएंगे, और जब चुनाव कराया जाता है विधानसभा भंग करके, तो वहां पर जो आंदोलनकारी थे वे ही अपनी सरकार बना लेते हैं। अब यहां पे कुछ प्रावधान भी रखे जाते हैं, जैसे कि 1971 के बाद आने वालों को नागरिकता नहीं मिलेगी, और उसमें कुछ अन्य प्रावधान भी जोड़े जाते हैं, जैसे कि 51 से 61 के बीच जो लोग असम आए उनको पूर्ण नागरिकता और मतदान का अधिकार मिलेगा। 61 से 71 के बीच में जो लोग आए उन्हें नागरिकता तथा अन्य अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यह था 61 से 71। 71 के बाद वालों का यह था कि भाई उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी, उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, इस समझौते के तहत विधानसभा भंग करके 1985 में चुनाव कराए गए, और इस चुनाव में कौन विजयी रहा? जो एएसयू के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत थे, असम के मुख्यमंत्री बने। तो ठीक है, ये वही नवगठित असम गण परिषद को बहुमत मिला था, और वही जो आंदोलन में शामिल लोग थे उन्हीं में से एक कोई मुख्यमंत्री बनता है असम राज्य का। अब जो है बात ये उठ रही है कि इस समझौते की धारा 6 है, कहा जा रहा है कि यह अभी तक लागू नहीं हो पाई है, और इसे लागू करने की मांग चल रही है। इस पर मुख्यमंत्री जो वहां के हैं उन्होंने कहा है कि हम इस धारा को जल्द से जल्द लागू करवाएंगे, और इसमें जो भी इस धारा को लागू करने के लिए सलाह दी गई है समिति के द्वारा, एक खास समिति है। अगर किसी ने डेली करंट अफेयर्स विथ एमसीक्यू उसकी क्लास की होगी तो इन सारे सवालों से परिचित होंगे, क्योंकि हम हर दिन मिलते हैं सोमवार से शुक्रवार, और पूरे एक सप्ताह का उन 5 दिनों में जब हमारी मुलाकात होती है तो प्रमुख टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। हर दिन करते हैं कब? सुबह सवेरे 10 बजे। डेली करंट अफेयर्स विथ एमसीक्यूज ये वो प्रोग्राम है जिसमें हर दिन का करंट अफेयर कवर किया जाता है, और कुल मिला के 5 दिन में 7 दिन का कर लिया जाता है। तो ये वो प्रोग्राम है जो हर दिन आता है, और आज इस प्रोग्राम में हमारी मुलाकात हो रही है, हफ्ते में एक दिन आता है। तो ऐसी स्थिति में आप डेली करंट अफेयर फॉलो करते रहें, और इस वीडियो को आप चाहें तो रिवीजन के तौर पर देखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो धारा 6 को लागू करने के लिए जो बात हो रही है वह किस लिए हो रही? असम लोगों की जो सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान है, धरोहर है, उसका संरक्षण हो सके। तो उसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं एक खास समिति के द्वारा। सुझावों की संख्या कितनी है, उन सुझावों में से राज्य कितना लागू करवा सकती है, केंद्र कितने लागू करवा सकती है, ये सारी बातें भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा जैसा मैंने आपसे बोला कि डेली फॉलो करते रहेंगे करंट अफेयर, तो ये सारी चीजें आपको अपने आप आसान लगती ही रहेंगी। अब आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना है। वह सूचना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी विद्यार्थी दृष्टि आईएएस के किसी भी सेंटर मतलब करोल बाग, जयपुर, प्रयागराज, लखनऊ,
या फिर इंदौर, किसी भी सेंटर से किसी भी सेंटर से ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो वह क्लास ले सकते हैं। एडमिशन प्रारंभ है। कोई अदर जानकारी चाहिए तो उसके लिए नंबर मैं आपको बताता हूं, 8750187501 ये नंबर है। इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं और घर बैठे जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी सेंटर से जाकर के जुड़ करके तैयारी करनी है तो इन सेंटरों पर आप जाके कॉल करके या फिर जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पीसीएस के लिए भी करोल बाग में के अलावा जैसे जयपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में, इंदौर में पीसीएस के लिए भी कोर्सेज चल रहे हैं और इसके अलावा आईएएस के भी फाउंडेशन कोर्स इन सारे सेंटर में चल रहे हैं। जहां जिस हिसाब से जिसको एडमिशन चाहिए वो जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें तथा पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।